नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ने के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे और मैंने आपको वादा किया था कि 4 मई को मैं आपके लिए इन्वायरमेंट की करंट अफेयर सीरीज को कंप्लीट करते हुए सारी की सारी इन्वायरमेंट की करंट अफेयर्स लेके आ जाऊंगा। आपको पता है, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं बता देता हूँ कि चलो ऊपर ले चलता हूँ, वहां बताता हूँ आपको। हाँ, देखो, अभी क्या है कि इन्वायरमेंट की करंट अफेयर्स हमने जून से स्टार्ट करी थी, जून 2025 से। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। तो जून 2025 से लेके अक्टूबर 2025 तक हमने कंप्लीट कर ली थी। एंड आज हम नवंबर 2025 से लेके अप्रैल 2026 की जितनी भी करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट कर लेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, अब हमने किया क्या है यहाँ पे, ये सब उन नए स्टूडेंट्स के लिए जो भी पहली बार इन वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो ये सारी चीजें पता ही है। हमने क्या किया है यहाँ पे कि जो इन्वायरमेंट की करंट अफेयर्स है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हमने किया है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रखा है, देन नेशनल करंट अफेयर्स रखा है जो भी इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंट है, एंड देन स्पीशीज इन न्यूज रखा है। देखो, होता क्या है, फ्लोरा फाउना मींस प्लांट्स एंड एनिमल से रिलेटेड जो भी प्लेसेस इन न्यूज है वो इंपॉर्टेंट होती है। बट आपको पता है, मैंने आपको बताया कि इसे टारगेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि कई बार वो बहुत ही उल्ट पटांग सी स्पीशीज पूछ लेते हैं। ठीक है, या तो फिर वो बहुत ही आसान स्पीशीज पूछकर उससे बड़ा ही हार्ड क्वेश्चन बना देते हैं, है ना। तो फिर भी हम जितना टारगेट कर सकते हैं वी विल टारगेट इट। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा पार्ट हमारा पूरा हो जाए। ठीक है, बट मैं ये कहूंगा कि इस पर बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, एक बार पढ़ना, पढ़ के आगे निकल जाना, बट बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। बिकॉज अगर इसके क्वेश्चन आते हैं सॉल्वेबल तो आप उसे बाय एलिमिनेशन या फिर यूपीएससी की जो टेक्निक है, मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाते हुए सिखाई थी, उससे सॉल्व कर लोगे। बट मेनली आप टारगेट करना इन दोनों जगह पर। ठीक है, यूजुअली लोग स्पीशीज इन न्यूज में फ्लोरा एंड फाउना करवाते हैं, मैं पैथोजेंस भी करवा देता हूँ, है ना, क्योंकि पैथोजेंस भी तो एक टाइप की स्पीशीज है ना। बट ये है बात कि वो वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई मतलब कि यही सारी पैथोजेंस है सारे। तो मैंने क्या किया है, इन्हें भी आपको यहीं पे कवर करवा दिया इस सेशन में। इस पर जरूर टारगेट कर लेना, इसको करना रिलेटिवली इजी होता है। ठीक है, तो जो भी पैथोजेंस है उसको जरूर कर लेना अच्छे से। ठीक है, बट इस पे यार देखो, मैं फिर से एक ही बात कहूंगा, अपने रिस्क पे करना। अगर टाइम बचता है आपके पास तो कर लेना, नहीं टाइम बचता तो बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है, अब देखो, बाकी एक और चीज बता देता हूँ। देखो, अगर आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट की थीम्स है जो भी लास्ट 15 ईयर्स में आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखने को मिली, और उसके अराउंड और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है जो आगे आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो 2026 में हो, चाहे वो 2027 में हो। ठीक है, उसके लिए मैंने एक सेशन बनाया है। ठीक है, यूट्यूब पे ही आपको देखने को मिल जाएगा, यूट्यूब पे ही कैसे इसको आप एक्सेस कर सकते हो। जहाँ पर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम कह रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे ये ज्वाइन का ऑप्शन आता है। इस ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन होगा, 389 रुपीज पे करिएगा एंड इन वीडियोस का मजा उठाइएगा। 9 वीडियोज हैं, ज्यादा लंबी लंबी नहीं है, एक दिन में 3 वीडियोस देख सकते हैं आप। 2.5 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगी 3 वीडियोस, और ऐसे करके 3 दिन में आप इसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी बातें खत्म करते हैं और आज के सेशन पे चलते हैं। सबसे पहले हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। ठीक है, देखो, अब जो भी स्टूडेंट्स हैं, देखो, हर कोई इस वीडियो को पूरा एंड तक तो नहीं देखेगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे 10 मिनट्स में स्किप कर देंगे, है ना, क्योंकि यार सीधी सी बात बता, तो पर्सिवरेंस इज इम्पोर्टेंट, रुकना इज इम्पोर्टेंट, पेशेंस इज इम्पोर्टेंट, सब में नहीं है। एंड तक जाने वाले ज्यादा से ज्यादा 10% लोग ही होंगे। ठीक है, तो आप उनमें से एक बनना, एंड तक वीडियो को देखना, आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आएगी। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा इन वीडियोस में नहीं रखा है। ठीक है, अब देखो, बहुत सारी रिपोर्ट्स अभी आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में देखने को मिलेगी। बट क्या हमें सारी रिपोर्ट की हर चीज पता होनी चाहिए? नहीं। जो चीज मैं बोलूंगा रिपोर्ट में से सिर्फ उतनी उठानी है। होता क्या है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है, बट सारी रिपोर्ट्स को सब कुछ नहीं पढ़ना होता। सिर्फ उतनी चीजें पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है। वो भी हर रिपोर्ट में 2-3 पॉइंट्स होते हैं, कुछ नया ऐड हो गया या कुछ डेटा आ गया, बस वही पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, दिया मैंने बहुत कुछ है, अंडरलाइन और जिसे हम कहते हैं कि बोल्ड में मैंने बहुत कम चीजें करी है, वही पढ़ने वाली है। ठीक है, देखो, एमिशन गैप रिपोर्ट कौन निकालता है? एमिशन गैप रिपोर्ट कौन निकालता है? यूएनईपी। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अभी 2025 में एक रिपोर्ट आई। ठीक है, उसमें क्या बताया गया? ठीक है, उसमें यह बताया गया कि अभी करेंटली जो हमारी पेरिस एग्रीमेंट के द्वारा कहूं या दौरान हमने जो
कुछ टारगेट्स लिए थे, वो हमारे अभी उन प्लेजेस को पूरा करने के लिए हम इनसफिशिएंट है। ठीक है। और ये बोला गया पेरिस एग्रीमेंट में, क्या बोला गया था कि 21st सेंचुरी के एंड तक, मतलब 2100 तक हमें क्या करना है, अपने ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज ही देखने को मिलना चाहिए, या फिर 2.0 या फिर 2 डिग्री सेल्सियस तक का ही इंक्रीज देखने को मिलना चाहिए हमें ग्लोबल टेम्परेचर में। बट ये बताया गया कि करेंटली जो हालत चल रही है उसके हिसाब से तो इस टारगेट को भी हम एक्सीड कर देंगे, इस टारगेट को भी हम एक्सीड कर देंगे। ये बात समझ में आई, बस इतना इंपॉर्टेंट था। उसके बाद यही चीज यहाँ पे बोली गई है कि अगर आपको जो हमारे टारगेट है पेरिस एग्रीमेंट में के दौरान जो हमने लिए थे, उसमें अगर आपको उस टारगेट के हिसाब से चलना है, लाइक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही ग्लोबल टेम्परेचर बढ़े, इस टारगेट को मीट करना है, तो अभी के हिसाब से जो हम एमिशन कर रहे हैं, किसका एमिशन, जीएचजी का एमिशन कर रहे हैं, उसको 55% से कम करना पड़ेगा। और अगर जो 2 डिग्री सेल्सियस वाला हमारा टारगेट है कि मैक्स टू मैक्स इतना ही बढ़े, है ना, उसको करना है तो 2035 तक ही हमें 35% रिडक्शन करना पड़ेगा अपने एमिशन में। बस ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला है रिपोर्ट में सब कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। ठीक है, अब देखो, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट कौन लेके आता है, एफएओ। ठीक है, क्या इसकी भी 2025 की कोई रिपोर्ट आई, बिल्कुल एक रिपोर्ट आई। उसमें क्या बोला गया, जरा ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि जिस हिसाब से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, एक है नेचुरल, एक है एंथ्रोपोजेनिक। तो उसमें ये बोला गया ह्यूमन इंड्यूस्ड, मतलब कि एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, उसकी वजह से एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है वो श्रिंक हो रहा है। मतलब कि जो एग्रीकल्चरल आउटपुट होना चाहिए, जितना जैसे हम कह रहे हैं जितना हम बो रहे हैं उतना आउटपुट मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। क्यों, लैंड डिग्रेडेशन की वजह से लैंड की जो क्वालिटी है, सॉइल की जो क्वालिटी है, वो डिग्रेड हो रही है और कम हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से बोला गया है कि 1.7 बिलियन पीपल जो हैं वो क्या कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, इसकी वजह से जैसे हम कहते हैं कि एक वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब कि पीड़ित हैं इस चीज से। ठीक है, हिंदी में बोले तो, इंग्लिश वाला वर्ड याद नहीं आ रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि एक इंपॉर्टेंट चीज थी, हाँ, इंडिया इज अमंग द कंट्रीज जहां पर इस लैंड डिग्रेडेशन की जो पीड़ित लोग हैं, या फिर जो भी लैंड डिग्रेडेशन की वजह से हमें एग्रीकल्चरल आउटपुट में श्रिंकिंग देखने को मिलेगी, वो सबसे ज्यादा होगी। मतलब इंडिया इज अमंग दोज कंट्रीज जिसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा लैंड डिग्रेडेशन का। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, एक चीज प्लीज याद रखना कि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द प्राइमरी रीजन ऑफ दिस लैंड डिग्रेडेशन, तो याद रखना कि 90% जो ग्लोबल लैंड डिग्रेडेशन या डिफॉरेस्टेशन हमें देखने को मिलता है, वो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है। क्योंकि जब आपको कोई स्टेटमेंट दी जाएगी, उस स्टेटमेंट में पक्का लिखा जाएगा कि ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन या ग्लोबल लैंड डिग्रेडेशन जो हमें देखने को मिल रही है, उसका प्राइमरी रीजन कंस्ट्रक्शन है, मान लो, एक चीज लिख दे वो। बट आपको याद रखना, नहीं, प्राइमरी रीजन 90% ऑफ द ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन इज ड्रिवन बाय एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। कि जिस तरीके से हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, जिस तरीके से हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बढ़ रही है, उसकी वजह से ज्यादा हमें लैंड डिग्रेडेशन एंड ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलता है। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो सबसे कम जो यील्ड देखने को मिलती है, ये जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है, सबसे ज्यादा श्रिंक कहाँ पे किया है, साउथ एशिया में और सब सहारन अफ्रीका में। ठीक है, ये बस चीज थी जो आपको इस रिपोर्ट से जाननी थी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वाटर कन्वेंशन, यूएन वाटर कन्वेंशन, ये आपसे पक्का पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा, रिसेंटली हुआ क्या है कि बांग्लादेश इस यूएन वाटर कन्वेंशन का हिस्सा बन गया है। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है, जब बांग्लादेश बन गया और बांग्लादेश इंडिया का एक नेबर है, बाउंड्री क्रिएट करता है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि हमें इसके बारे में, वाटर कन्वेंशन के बारे में पता होना चाहिए कि इस वाटर कन्वेंशन में क्या क्या बोला गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस बार पक्का पूछा जा सकता है। ठीक है, वाटर कन्वेंशन एक लीगली बाइंडिंग, क्या है, लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जो
किस चीज को प्रमोट करता है कि जो भी हमारे नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं, जैसे कि रिवर्स हो गई, लेक्स हो गए, ग्राउंड वाटर्स हो गए, उसको आपस में कंट्रीज, जिसे यहाँ पे बोला गया है ट्रांस बाउंड्री, मतलब आपस में कंट्रीज क्या करे, उसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट करे। ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री उसको इस तरीके से यूज करे कि नेक्स्ट कंट्री को उसका फायदा ही ना हो या नेक्स्ट कंट्री उसे यूज ही ना कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है ट्रांस बाउंड्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंट्रीज के बीच में बात करी जाती है कि कंट्रीज के बीच में कोई फ्रिक्शन ना देखने को मिले इन नेचुरल वाटर रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। ठीक है, तो यही बोला गया सस्टेनेबल यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज प्रिवेंट पॉल्यूशन, क्योंकि उसकी वजह से भी फिर वाटर यूजेबल नहीं रहता है ना। इस चीज की यहाँ पे बात करी जाती है। की प्रिंसिपल्स क्या है? इक्विटेबल एंड रीजनल यूज, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। नो सिग्निफिकेंट हार्म, नो सिग्निफिकेंट हार्म कब होगा? जब आप पॉल्यूशन प्रिवेंट करेंगे या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज को प्रोहिबिट करेंगे जो भी उन वाटर रिसोर्सेज को पॉल्यूट करे। एंड नेक्स्ट, जो ट्रांस बाउंड्री कंट्री है उसको यूज करने में उसे मुश्किल हो। ठीक है, अगर इसे आप रोकेंगे तो आप इस की प्रिंसिपल का मतलब कि पूरा का पूरा इसका पालन कर रहे हैं। ठीक है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि हमें कुछ ऐसे साइंटिफिक मेथड्स लेके आने हैं जिससे इस चीज को प्रिवेंट किया जा सके, पॉल्यूशन हो गया या मैक्सिमम वाटर रिसोर्सेज को यूज किया जा सके सस्टेनेबली, है ना। ऐसे साइंटिफिक क्या लेके आने हैं, हमें मेथड्स लेके आने हैं। उसके बाद क्या है, 2016 में इसकी मेंबरशिप हर एक यूएन मेंबर के लिए ओपन कर दी गई थी। एसडीजी 6 जो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसी का ये एक पार्ट है। साथ ही साथ एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें पक्का लिखा जाएगा इंडिया इज अ साइनेटरी। आपको याद रखना है इंडिया इज नॉट अ साइनेटरी। इंडिया ऐसी किसी भी ट्रीटी को क्यों हाँ बोलेगा? आपको पता है ट्रांस बाउंड्री में फिर पाकिस्तान भी आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हम बाइलेटरल ट्रीटीज में विश्वास रखते हैं, हम इसमें विश्वास नहीं रखते वाटर कन्वेंशन में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका आने का भी पूरा का पूरा चांस है। क्यों? देखो क्या है, आपको पता है कि एक ग्लोबल बिग कैट अलायंस बनाई गई थी 2023 में। ठीक है, 2023 में क्यों बनाई गई थी? ये 2023 में इसलिए बनाई गई थी क्योंकि 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 1973 में आपको पता है प्रोजेक्ट टाइगर आया था। उस प्रोजेक्ट टाइगर को उस प्रोजेक्ट टाइगर को जब 50 साल पूरे हो गए थे, तो ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक इंडिया लेड प्रोग्राम था। ठीक है, अब इस इंडिया लेड प्रोग्राम जो कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसकी पहली ग्लोबल बिग कैट समिट होती है कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। इस चीज को आपको याद रखना है और इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 7 मेजर बिग कैट है कौन कौन सी। टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा। आप किस में कंफ्यूज हो गए? स्नो लेपर्ड में, जैगुआर में, प्यूमा में। टाइगर, लायन, लेपर्ड, चीता सबको पता है, कंफ्यूजन होगा यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या इसमें पैंथर बोला गया? अभी तक तो हमें इसमें पैंथर दिखा नहीं है, प्लीज इस चीज को भी याद रखो। ठीक है, अब देखो जरा, इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इन 7 बिग कैट्स को प्रॉपरली कंजर्व करना है। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन क्रिएट करना है ताकि इस ऑब्जेक्टिव को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। एंटी पोचिंग जैसे हम कहते हैं ड्राइव्स हमें निकालनी है ताकि हम क्या करें, इनका इलीगल ट्रेड जो है उसे बैन कर सकें और इलीगल पोचिंग जो है उसे भी कम कर सकें। और क्लाइमेट एक्शन करना है, मतलब क्लाइमेट चेंजेस की वजह से इन कैट्स को, जो 7 मेजर बिग कैट्स हैं, इनको जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम से बचाना है। तो वो हम कैसे करेंगे? जब ह्यूमंस क्लाइमेट एक्शन करेंगे। ये तो कर नहीं सकते खुद, तो हमें ही करना पड़ेगा। एक चीज आपको याद रखनी है, ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया सिर्फ इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पर इन 7 मेजर बिग कैट में से 5 कैट्स मिलती है। कौन कौन सी मिलती है हमारे देश के अंदर? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता। ठीक है, अब क्या है, इस चीज को याद रखना कि वो 50 साल के बाद इसको लिया गया था, ये मैं आपको बता चुका हूँ और इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आईबीसी है, मतलब कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कब आई थी? 2023 में, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक और रिपोर्ट आई, ग्लोबल कूल वॉच रिपोर्ट 2025। अब देखो, एक चीज मैं बता देता हूँ, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट जो है
इसमें कहीं पर भी इतना सा भी हिंट नहीं है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे ला सकती है। तो इस वजह से डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट कौन लेके आता है या कौन लेके आया है 2025 की। तो आपको याद रखना है यूएनईपी, प्लीज इस चीज को याद रखना। जो जो मैंने बोल दिया, जो जो मैंने मार्क कर लिया, आपको उस चीज को पढ़ना है, आपको उस चीज को याद करना है। ठीक है। अब क्या हुआ, इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था COP30 में। ठीक है। COP30 कहाँ पे हुई थी जरा बताना मुझे। प्रीवियस क्लासेस में हम इसे कर चुके हैं COP30 को भी। ठीक है, मुझे जरा बताओ COP30 कहाँ पे हुई है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ने वाली वो सिर्फ इतनी है। इसमें ये बोला गया है कि अगर हम प्रॉपर एक्शंस नहीं लेते हैं, प्रॉपर एक्शंस नहीं लेते हैं, तो जो कूलिंग डिमांड है, ग्लोबल कूलिंग डिमांड है, ठीक है, वो ट्रिपल हो जाएगी 2050 तक। ठीक है। जो एमिशन रेट है वो डबल हो जाएगा, जो एमिशन रेट है वो डबल हो जाएगा, और इसकी वजह से 2 बिलियन से भी ज्यादा लोग 2 बिलियन से भी ज्यादा लोग एक्सट्रीम हीट के रिस्क में आ जाएंगे। तो दो चीजें जो याद रखनी थी वो क्या थी, कि ग्लोबल कूलिंग डिमांड ट्रिपल हो जाएगी 2050 तक, और एमिशन जो है जीएचजी का जो एमिशन है, जहां पे भी एमिशन है जीएचजी समझ जाना, वो डबल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन ना पूछा जाए और डायरेक्टली इस तरीके से पूछ लिया जाए कि सस्टेनेबल कूलिंग मेथड्स क्या हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक होता है पैसिव कूलिंग। ठीक है। पैसिव कूलिंग का मतलब क्या है कि लंबे टाइम तक जो हमारा साथ दे, एक्टिव अलग है, पैसिव अलग है। पैसिव लंबे टाइम तक जो काम चल रहा है, जैसे कि आपने एक बार क्या किया, वाइट, मतलब कि समझ लो आपने अपनी रूफ के ऊपर या अपने जो हाउस है उसे व्हाइट पेंट करवाया। व्हाइट पेंट क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट करता है, तो इस वजह से हीट एब्जॉर्प्शन कम होगा। एक तो ये काम हो गया। उसके बाद नेचुरल वेंटिलेशन घरों में होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से घर अपने आप ठंडा रहेगा। ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, लू चल रही हो तो बात अलग है, ठीक है, बट लू भी कहाँ चलती है, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में आती है। ठीक है। तो इस वजह से बाकी पार्ट्स में तो ऐसा नहीं है। बाकी पार्ट्स में अगर घरों में अच्छी वेंटिलेशन हो तो फिर हमें कूलिंग के लिए जो चीजें हम यूज करते हैं, लाइक कूलर हो गया, लाइक हमारा एसी हो गया, उसकी कम नीड पड़ेगी। फिर अर्बन ग्रीनिंग, अर्बन ग्रीनिंग आपको पता है क्या होता है, कि जो हमारे अर्बन शहर, मतलब जो शहर है, सिटीज है, वहां पर हमें क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाने हैं। ठीक है। जितने भी एरिया है उसके अंदर। ठीक है। उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं कि हाई एफिशिएंसी एंड स्टैंडर्ड्स बनाए जाए। ठीक है। किगाली एक अमेंडमेंट जो है वो हमने देख लिया था, उसमें हमने देखा था कि एचएफसीज को कैसे हमें धीरे धीरे करके कम यूज करते करते फेज आउट करना है, उसकी बात करी जाती है। तो इसकी वजह से भी क्या होगा कि कम एमिशन होगा। ठीक है। तो क्योंकि एचएफसी क्या है, एक टाइप का पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है। किगाली अमेंडमेंट क्या है क्या नहीं है, ये हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। और जो मैं आपको बता रहा था 389 रुपीज वाली क्लास है, ठीक है, जो यूट्यूब मेंबरशिप वाली है, उसमें तो मैंने ये सारे अमेंडमेंट, जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से वहां पर आप लोगों को करवाए हैं, है ना। जो भी उस क्लास का हिस्सा है उन्हें पता है ये बात, है ना। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025। ठीक है, इसको हम देखते हैं। याद रखना कौन लेके आता है, यूएनईपी एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन। इसीलिए ये पूछा जाएगा, इसीलिए ये पूछा जाएगा, क्योंकि यूएनईपी के साथ कुछ और डाल देंगे ये यहाँ पे, कुछ भी डाल देंगे। आपको याद रखना है कौन है, क्लीन एयर, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन। ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि इस रिपोर्ट के हिसाब से ऑब्वियसली ये मीथेन की बात करेंगे, तो इन्होंने बोला कि मीथेन एमिशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली राइज कर रहा है, और ये देखा गया है कि 2030 तक इसका 5% का हमें क्या देखने को मिलेगा, इसका हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से जो हमने 2021 में ग्लोबल मीथेन प्लेज ली थी, उस वो थ्रेटन होती है। अब ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या थी, कि हमें 30% तक मीथेन का रिडक्शन करना है 2030 तक। ये कहाँ पढ़ाया था जी, ये मैंने पढ़ाया था आपको उन क्लासेस में, है ना। और प्रीवियस जो करंट अफेयर्स की क्लासेस है उसमें भी करवाया था, है ना। तो ये सारी चीजें देखो यार, मुझे भी एकदम कैसे याद है ये कि ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या है ये सब, क्योंकि मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते खुद भी तो पढ़ रहा हूँ। ठीक है। और मैंने आप जैसे, अगर जितना मैं इसे पढ़ रहा हूँ, जितने ध्यान से मैं इसे पढ़ रहा हूँ, अगर आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी ये चीजें याद हो जाएगी, है ना। आपको बार बार रिवाइज करने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो भी चीजें मैं बोलता हूँ ना, उसको उस तरीके से उतने ही ध्यान से पढ़ लिया करो। ठीक है।
अभी हमें ये देखने को मिला कि इंडिया जो है उसे थर्ड लार्जेस्ट एमिटर बोला है किसका, मीथेन का। और सबसे आपको बढ़िया बात बताऊं, फर्स्ट एंड सेकंड पे कौन है, चाइना फर्स्ट पे एंड यूएस। यूएस भाई साहब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, और खुद के हाल देखो, है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा ही है, हाँ। और मैंने आपको जैसे बताया था कि मेन कॉज क्या है, मेन कॉज जो इंडिया के अंदर मीथेन का है, कि मीथेन एमिशन का है, वो कौन है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर अब दो जगह दिख गया, एक तो लैंड डिग्रेडेशन, दूसरा में दिख गया फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन के टाइम पे भी एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। प्लस अब मीथेन एमिशन में भी सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का ही कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको पता है अगर एग्रीकल्चर में भी सबसे ज्यादा कौन सी करती है, पैडी क्रॉप्स। इधर लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। मेनली कौन सी है, पैडी क्रॉप्स। पैडी क्रॉप्स में कौन कौन आती है, फॉर एन एग्जाम्पल राइस, है ना, राइस पैडी लिखा भी है इधर। ठीक है, लीडिंग सोर्स है ये किसका, एमिशन का, एग्रीकल्चर। वेस्ट की बात करें तो मीथेन जो है वेस्ट बर्निंग की वजह से भी देखने को मिलता है हमें, है ना, और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ग्लोबल मीथेन प्लेज मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐड कर दिया है, 30% 2030 तक हमें एमिशन करना है, कहाँ से, 2020 के लेवल से। ठीक है, जो जितना मुझसे हो सकता है उतनी चीजें मैं छोटी छोटी जगह ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए पढ़ने में। बायो रेमेडिएशन, बायो रेमेडिएशन क्या है, देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। ठीक है, बायो रेमेडिएशन को मैंने उस गोल्ड क्लासेस में जो प्रोग्राम है 389 रुपीज का, उसमें बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया है, जिसमें बायो रेमेडिएशन के अंदर कौन सी इन सीटू टेक्निक्स आती है, कौन सी एक्स सीटू टेक्निक्स आती है, उनको भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो आप उस पर जाके पढ़ सकते हो। अभी हमारा काम यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो करंट अफेयर देख लेते हैं क्या है। ठीक है, बायो रेमेडिएशन का सिंपल सा मतलब है, बायो मतलब मैंने आपको बताया है कि ऑर्गेनिजम्स को जहां पर यूज किया जा सके, रेमेडिएशन की किस तरीके से किसी भी चीज को ठीक किया जा रहा है ना। तो बायो का मतलब क्या हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कर कर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कर कर जब भी हम एनवायरमेंट में से, एनवायरमेंट में क्या क्या आ जाएगा, लैंड भी आ जाएगी, वाटर भी आ जाएगा, एयर भी आ जाएगा। तो जब हमारे एनवायरमेंट में से हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कर कर जो हमारे कंटामिनेंट्स है, कंटामिनेंट्स क्या हो गए, कंटामिनेंट्स का मतलब हो गया जैसे लेड हो गया, ये सब मतलब जो पॉल्यूटेंट्स है, उनको हम क्या करें, उनको हम ब्रेक डाउन करें और किसमें कन्वर्ट करें, हार्मलेस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करें, जैसे वाटर हो गया, CO2 हो गया। इस टेक्निक को बायो रेमेडिएशन बोलते हैं। तो ये क्या है, एनवायरमेंटल क्लीन अप टेक्निक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो, है ना। अब क्या है इसमें, फाइटो रेमेडिएशन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लीज इसे याद रखना। बायो रेमेडिएशन, फाइटो रेमेडिएशन पूछ लिया जाए तो फाइटो का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इसमें फाइटो मींस प्लांट्स की बात करी जा रही होगी। तो जब आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जगह प्लांट्स को यूज करते हो सेम चीज के लिए, ठीक है, सेम कंटेमिनेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए और उनको हार्मलेस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइटो रेमेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चीपर ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, परमानेंट सॉल्यूशन है, प्लस इसमें एनर्जी आउटपुट जो है वो बहुत कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2025 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के अंदर हुई है देहरादून में। अब आप बोलोगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में क्यों रखी, इसलिए रखी क्योंकि वर्ल्ड समिट थी। ठीक है, नहीं तो इसे नेशनल में भी आप पढ़ सकते हैं। अब देखो जरा, वर्ल्ड समिट जो है ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2025 कहाँ पे हुई, देहरादून में हुई। इसी वजह से इसकी थीम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें यह बोला गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे हम यूज कर सकते हैं ताकि हम डिजास्टर प्रिडिक्शन कर पाए, कि पहले से ही हमें पता हो, रियल टाइम एक्सेस हो सिचुएशन का। ठीक है, रियल टाइम एक्सेस का मतलब क्या है, कोई चीज जब घटित हो रही है, मतलब कि जो कोई भी चीज अगर किस पर्टिकुलर टाइम पर क्या हो रहा है वो हमें पता हो, उसे रियल टाइम एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर कर हम रियल टाइम डिजास्टर मैनेजमेंट को पर काम कर सके, या फिर डिजास्टर प्रिडिक्शन कर सके, कि हमें पहले से पता हो कि यहाँ पे हो रहा है, ये चीज होने वाली है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को आगे जाके प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। इस कॉन्सेप्ट को भी मैंने अच्छे से आपको समझाया था उसी क्लास में, गोल्ड क्लासेस में, है ना। तो जिसने नहीं देखी है मैं यही बोलूंगा, एक बार देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 389 रुपीज आप ऐसे ही खर्च कर देते हो, है ना, कभी नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेने में, कभी अमेजॉन प्राइम की सब्सक्रिप्शन लेने में, है ना। इसकी ले लो 1 महीने की और इसको देखकर खत्म करो, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है,
फिर इसमें क्या बोला गया है, अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए कि पहले से हमें पता हो कि यहाँ पे कुछ होने वाला है डिजास्टर प्रिडिक्शन के लिए, एक यहाँ पर क्या किया गया, एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम रखा गया है नाउकास्ट। नाउकास्ट सिस्टम, प्लीज याद रखना, नाउकास्ट सिस्टम डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि नाउकास्ट सिस्टम किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है किससे रिलेटेड है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ये 3 घंटे पहले ही वेदर फोरकास्ट बता देगा कहाँ पर खराब है कहाँ पर नहीं है, और जो भी वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर अलर्ट चला जाएगा। ठीक है, नए 3 डॉपलर वेदर वेदर रेडार्स भी यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं उत्तराखंड के अंदर, एक हरिद्वार के अंदर, एक पटना नगर के अंदर, एक औली के अंदर, तीनों उत्तराखंड में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, हाँ बस ये है कि ये जो वर्ल्ड समिट हुई थी किसके हेल्प से हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, यूकॉस्ट और HAST, इनकी हेल्प से हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ कि एक यूएन एनवायरमेंट असेंबली हुई है, कहाँ पे, नायरोबी में। आपको पता होगा UNEA का जो हेडक्वार्टर है वो भी नायरोबी में ही है ना। अब क्या है, यहाँ पे लिखा भी है नायरोबी कीनिया में। ठीक है, इसकी थीम वगैरह इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि ये यूएन एनवायरमेंट असेंबली हुई कहाँ पे। ठीक है, और कुछ इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि रेजोल्यूशन क्या थे, इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, रिसोर्स गवर्नेंस, एमर्जिंग इशू, वेस्ट मैनेजमेंट। अरे ऊपर से एक याद आया, देहरादून नाम से भी तो होगा, हाँ ये प्लीज याद रखना यार। देहरादून डिक्लेरेशन अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कब ली गई थी, इसी में ली गई थी। ठीक है, जो हमारी ये वर्ल्ड समिट हुई थी डिजास्टर मैनेजमेंट पे। ठीक है, प्लीज इसे याद रखना, इसे मैं बताना भूल गया था, एकदम याद आया मुझे। आगे बढ़ते हैं, इतना यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको उतना बताऊंगा। देखो मेरा काम है आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना, पर उस इन्फॉर्मेशन से आपको क्या फिल्टर आउट करना है वो भी मेरा काम है आपको बताना, है ना। आप एक बुक, जैसे आप मंथली करंट अफेयर्स की बुक पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको पढ़नी चाहिए। बट आप उसे पढ़ते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि यार इसमें से याद कितना करना है। ठीक है, तो वो काम मैं आपके लिए यहाँ पे आसान कर देता हूँ, है ना। अब ये साउदर्न ओशन कार्बन एनोमली क्या है, इसे आप ज्योग्राफी में भी रख सकते हो, इसे आप एनवायरमेंट में भी रख सकते हो। आई जस्ट से दिस कि इसको पढ़ लेना, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये साउदर्न ओशन कार्बन एनोमली है क्या। अभी हुआ क्या, रिसेंटली ये देखा गया कि जो हमारा साउदर्न ओशन है वो क्या कर रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब आप कहोगे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये खराब क्यों है, ये खराब इसीलिए है क्योंकि देखो ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये हमें एक टेम्परेरी सॉल्यूशन मिल रहा है, टेम्परेरी नेचुरल सॉल्यूशन है, और एक डर बना हुआ है कि अगर देखो क्या होता है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये जो कार्बन एब्जॉर्ब्ड वाटर है ये डीप लेयर्स में तो चला जाता है, ये डीप लेयर्स में तो चला जाता है, पर ऊपर क्या है, जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं उनका जो फ्रेश वाटर है वो ऊपर है। तो इसकी वजह से एक लेयर बनी हुई है जहां पे नीचे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब वाटर है, और ऊपर क्या है, ऊपर यहाँ पर हमें एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। तो अभी हमें देखने को मिल रहा है कि ये डायरेक्टली एक्सपोज नहीं हो रहा है और एक अच्छा कार्बन सिंक है, तो टेम्परेरी, अगर आप इसको देखोगे टेम्परेरी एक अच्छा नेचुरल तरीका है ये क्या करने का, कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचुरली ही क्या हो रही है, नेचुरली एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, सीक्वेस्टर हो रही है। बट आप सोचो अगर ये जो फ्रेश वाटर की लेयर है ये पतली होती जाए, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अब यहाँ से एक लार्ज लार्ज चंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्ड वाटर जो है वो रिलीज होगा, और तब प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। तो अभी तो ये अच्छा है, साउदर्न ओशन कार्बन एनोमली इज गुड फॉर दिस टाइम, अभी के लिए, बट बाद के लिए पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना कि अभी के हिसाब से इट इज दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशनिक कार्बन सिंक, जहां पर हम जो ह्यूमन एमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 40% जो कार्बन है वो सीक्वेस्टर्ड है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जमा हुई है, स्टोर्ड है। ठीक है, कहां पर, 100 to 200 मीटर्स बिलो द सरफेस, इसके ऊपर क्या है, फ्रेश वाटर है। बट यही प्रॉब्लम है कि रिस्क ऑफ सडन रिवर्सल, एकदम से रिवर्स हो जाए कंडीशन, फिर क्या होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, IUCN की स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन है, ये वही कमीशन है जो क्या बनाती है, जो IUCN की रेड लिस्ट बनाती है ना, ये वही है। ठीक है, ये न्यूज में थी रिसेंटली तो इस वजह से मैंने सोचा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन का कौन कौन पार्ट होता है, जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट वॉलंटियर्स, जैसे साइंटिस्ट हो गए, जू मैनेजर हो गए, एकेडमिक्स हो गए, ये सारे इसका पार्ट होते हैं। यही वो स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन है जो IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज को
मतलब कि बनाती है, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है कि अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, रिसेंटली जो विवेक मेनन है, ठीक है, वो इसके चेयरमैन बन चुके हैं 2025 के लिए, ठीक है, बन गए थे। तो इस वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं, और ये फर्स्ट एशियन है टू चेयर दिस कमीशन। तो इस वजह से हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यही पूछा जाएगा मुझे अगर लगता है वो पूछेंगे तो, ठीक है, कि आईयूसीएन की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज कौन लेके आता है, ठीक है। बाकी इनका काम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कौन इसका पार्ट होते हैं, ठीक है। एक अथॉरिटेटिव इंफॉर्मेशन है ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, अगर डायरेक्टली आपसे पूछ लें तो, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत सारी जगह आप पढ़ते रहते हैं ना कि ये साइट्स है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है स्पीशीज को, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। जैसे हम जब स्पीशीज पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे, तो ये साइट्स है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए, है ना। बस पानी पी ले तो फिर आपको बताता हूँ। ओके, तो ये जो साइट्स है, ये कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, ये पूरा का पूरा इसका नाम है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। प्लस पहले आपको देखना हम पढ़ क्यों रहे हैं, 1975 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये कन्वेंशन जो है 1975 में इसे स्टार्ट किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए। पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले याद रखना ये लीगली बाइंडिंग है। लीगली बाइंडिंग एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। ये क्या इंश्योर करता है, याद रखना इसके नाम में इंटरनेशनल ट्रेड। तो किस तरीके से जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका ट्रेड होना चाहिए उसके बारे में ये बात करता है। अगर किसी भी स्पीशीज को अपेंडिक्स 1 में रख दिया गया है यहाँ पे, तो उस स्पीशीज का ट्रेड नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो स्पीशीज है वो एक्सटेंशन की वजह से थ्रेटेंड है, तो उसका आप ट्रेड नहीं कर सकते। पर अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है, ठीक है, तो फिर उस केस में उसे परमिट किया जा सकता है, बट वैसे उसको क्या होता है, उसको ट्रेड नहीं किया जा सकता। फिर अपेंडिक्स 2 में किसे रखा जाता है, अपेंडिक्स 2 में उन स्पीशीज को रखा जाता है जो अभी तो नेसेसरीली थ्रेटेंड नहीं है, बट अगर उसके ट्रेड को रेगुलेट नहीं किया तो वो थ्रेटेंड हो सकती है, उन स्पीशीज को रखा जाता है। अपेंडिक्स 3 में, जो कि मुझे लगता है डायरेक्टली पूछा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट के बारे में सबको पता होता है, थर्ड के बारे में बहुत कम को पता होता है। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री में उस स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो उसे अपेंडिक्स 3 में रखा जाता है। किसी भी एक कंट्री में, यहाँ पे 2 डाल देंगे, 3 डाल देंगे, 5 डाल देंगे, 10 डाल देंगे, आपको याद रखना है 1, ओनली 1, ठीक है। ये परमिट सर्टिफिकेट्स देते हैं एक पर्टिकुलर स्पीशीज के ट्रेड के लिए, ठीक है। उस परमिट या सर्टिफिकेट के बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते, अगर आप कर रहे हैं तो वो एक इलीगल ट्रेड है, ठीक है। इंडिया साइट्स का पार्ट है, बिल्कुल इंडिया साइट्स का पार्ट है, इंडिया इज अ पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनसिनरेशन ये क्या होता है, ये डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, मेरे को लगता है अगर पूछा जाएगा तो डायरेक्टली पूछ लेंगे, ठीक है। क्या है इसमें, एक्चुअली एक कंट्रोल्ड कंबशन करी जाती है किसकी, वेस्ट की, चाहे वो वेस्ट सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसियस हो, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, उसका कंट्रोल्ड कंबशन किया जाता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसे मत भूलना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बट इसमें जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा होता है, टेम्परेचर जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कंबशन किया जाएगा, कंबशन की वजह से आपको गैस भी देखने को मिलेगी, ठीक है, आपको ऐश भी देखने को मिलेगी, आपको सिन गैस भी देखने को मिलेगी। तो मतलब कि हमें एनर्जी भी देखने को मिलती है जब हम ये इंसरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, तो इस वजह से उस एनर्जी को रिकवर करना है, मतलब उस एनर्जी को हमें यूज करना है, स्टीम एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो एक वेस्ट को जब आप कंबशन कर रहे हैं उसका, तो आप एनर्जी भी क्रिएट कर रहे हैं। उसकी उसके बाद क्या है कि आप देखो, अगर उसको डायरेक्टली जला दिया जाता तो उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। तो आप क्या कर रहे हो, जब इंसेनरेशन प्रोसेस कर रहे हो तो उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन भी कंट्रोल होता है, प्लस ऐश काफी निकल के आती है। तो ऐश को भी अगर आप प्रॉपरली हैंडल करते हैं तो फिर हमारा क्या होगा, हमारा एक पॉजिटिव आउटपुट जाएगा किसकी तरफ, एयर पॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। अब क्या है, 3 T's पर ये डिपेंड करता है, टाइम, टेम्परेचर एंड टर्बुलेंस, ठीक है। उसके बाद प्लीज इस चीज को याद रखना, ये कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आपको पता है अभी बहुत नए नए बायो
रेमेडिएशन के प्रोसेसेस आ रहे हैं, तो प्लीज इसको बायो रेमेडिएशन के किसी प्रोसेस के साथ कंफ्यूज मत कर जाना। ये एक थर्मल एंड एक केमिकल प्रोसेस है, बस इसे याद रखना इतना। ठीक है। हाँ, अगर आप इसी वेस्ट को डायरेक्टली लैंडफिल कर देते तो वहां से आपको मीथेन गैसेस का एमिशन देखने को मिलता, बट जब आप इंसेनरेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपको क्या देखने को मिलता है, फार लेस मीथेन एमिशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है। और इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये एक मल्टीलेटरल फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो 1991 में लॉन्च किया गया था, एंड 1992 की जो रियो अर्थ समिट हुई थी वहां पर इसको फाइनली एस्टैब्लिश किया गया था। मतलब टारगेट कह रहा हूँ, इसको ला तो जरूर दिया गया था 1991 में, बट प्रॉपरली इसको जिसे हम कहते हैं कि एकदम मतलब कि कहाँ पर लागू किया गया, तो 1992 की रियो अर्थ समिट के टाइम पर इसे लागू किया गया, बट इसको पहले ही ला दिया गया था। कब? इस कॉन्सेप्ट को ला दिया गया था ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को 1991 में। प्लीज इस चीज को याद रखना। इंपॉर्टेंट क्या है, 5 कन्वेंशन है जिनको ये डायरेक्टली फंड करता है। कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन पीओपीज मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, कन्वेंशन ऑन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और मिनामाता कन्वेंशन ऑन मर्करी। ठीक है। ये 5 कन्वेंशन है जिन्हें ये डायरेक्टली फंड करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो भी वो स्टूडेंट्स हो गए जो भी पेड क्लासेस का पार्ट है, कि मैंने क्यों इतना डिटेल में इन्हें करवाया। ठीक है। मैंने हर एक कन्वेंशन को आपको अच्छे से पढ़ाया है ना। और इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इंडिया ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर है, प्लीज इस चीज को याद रखना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके। फाइनेंस, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट यूएनईपी निकालता है, 2026 की ये रिपोर्ट आई। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि 30% इम्बैलेंस बताया है। क्या इम्बैलेंस बताया इसमें, ये बोला गया है अगर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की तरफ $1 स्पेंड किया जा रहा है तो $30 स्पेंड होते हैं किसकी तरफ, उसी नेचर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब उस नेचर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कैसे, मतलब कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो आ रही है जो सस्टेनेबल नहीं है, उसमें जो न्यू इन्वेंशन हो रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, या किसी भी तरीके से एनर्जी कंजम्पशन के लिए हम किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये बताया गया कि इतना बड़ा इम्बैलेंस है कि अगर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पे $1 स्पेंड हो रहा है तो $30 स्पेंड होते हैं उस नेचर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है। और ये बोला गया, दो ही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। एक चीज ये इंपॉर्टेंट थी कि 90% जो ये नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के लिए फंडिंग आ रही है वो पब्लिक सोर्सेज से आती है। ठीक है। मतलब कि जो हम पे फाइन्स लग रहे हैं, जो हम टैक्स दे रहे हैं, उससे आती है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है इट इज क्रिटिकली लो, और इसी को बढ़ाने की बात करी जा रही है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर ही तो है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा हमें मतलब कि ये सारे एमिशन एंड ऑल देखने को मिलते हैं। तो ये क्यों नहीं मतलब कि यहाँ पे फाइन्स भर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से ये क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। यही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। यूएन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ 2026 की रिपोर्ट आई। यूएन की रिपोर्ट है, इतना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। बस एक चीज याद रखना, इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया वाटर बैंकरप्सी का, तो मुझे लगा ये आपको पता होना चाहिए वाटर बैंकरप्सी क्या होती है। ठीक है। और एक वाटर क्राइसिस के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, वाटर क्राइसिस, कोई भी क्राइसिस छोटे टाइम के लिए होता है। ठीक है। कि कहीं पता चला कि वाटर रिजर्वॉयर खत्म हो गया, रिप्लेनिश हो जाएगा अगले मतलब कि जब भी रेन वाटर से रिप्लेनिश होना होगा, या किसी भी तरीके से रिप्लेनिश हो जाएगा। ठीक है। ये टेम्परेरी होता है वाटर क्राइसिस। लेकिन वाटर बैंकरप्सी का मतलब है ना कि अब वो जो सोर्स था वो परमानेंटली ओवर एक्सप्लॉइट हो चुका है। अब उसको किसी भी तरीके से रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता या रिकवर नहीं किया जा सकता। तो ये मेन डिफरेंस है वाटर बैंकरप्सी के बीच में और वाटर क्राइसिस के बीच में। तो मुझे लगा कि ये जरूर आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसलिए मैंने बस इसको यहाँ पे ऐड किया। आगे बढ़ते हैं। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है। अब ये सिर्फ मैंने इसलिए ऐड किया था कि आप लोग इसे एक बार पढ़ लो। ठीक है। मेरे को लगा नहीं इधर कुछ भी इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जहां पर जो भी इंडस्ट्रियल सोर्सेज है, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, कोई भी ऐसी मतलब कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, वहां से जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को एक क्या किया जा सके, एक
वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सके, जैसे फ्यूल कंजम्पशन के लिए उसे यूज किया जा सके, जैसे कि एनर्जी कंजम्पशन हो, बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए यूज किया जा सके, केमिकल बनाने के लिए यूज किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हो तो उसे हम कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जैसे कि पोस्ट कंजम्पशन की बात, कंबशन की बात करी गई है, तो उसमें ये बोला गया है कि इसी कार्बन डाइऑक्साइड से आप फ्लू गैस बना दो और उसे बाद में आप एज एन एनर्जी यूज कर सको। प्री कंबशन की बात करो कर रहे थे, तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को गैसीफाई करो और वहां से सिन गैस बनाओ और फिर आप उसे यूज कर सकते हो एनर्जी सोर्स के रूप में। ठीक है, ऑक्सी फ्यूल कंबशन की बात करी गई है कि उसी फ्यूल को जब आप जैसे हम कह रहे हैं कि बर्न करते हैं प्योर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उस टाइम पर आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसको आप डायरेक्टली कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, फिर बाकी आगे जाके यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट एयर कैप्चर का मतलब ही क्या है? डायरेक्ट एयर कैप्चर की डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में से जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एयर कैप्चर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। कहाँ कहाँ पे यूज करा जा सकता है वो यहाँ पे बताया कि मिनरलाइजेशन। ठीक है, कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को स्टेबल कार्बोनेट में कन्वर्ट करके कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यूज कर सको। ठीक है, केमिकल कन्वर्जन आप कर सको, इसी कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेनॉल, यूरिया, पॉलीकार्बोनेट्स बनाओ। बायोलॉजिकल फिक्सेशन की यहाँ पे बात करी गई है कि आप कैसे जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को बायोफ्यूल्स के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे करी गई है, मतलब ये कुछ टेक्नोलॉजीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद बता दूंगा। ये मैंने क्यों यहाँ पे ऐड किया? इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव जो है, ये ना क्लाइमेट इनिशिएटिव है। आपको वहां पे अगर पूछ लिया गया तो वहां पे UNEP डाल देंगे वो डायरेक्ट, आपको याद रखना है नहीं। इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव एक जर्मन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जहां पर ये डेवलपिंग या इमर्जिंग इकोनॉमीज को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। कौन कर रही है? जर्मन गवर्नमेंट। प्लीज इस चीज को याद रखना। वो यहीं पे घुमाएंगे, बाकी सारी स्टेटमेंट्स वो ठीक लिखेंगे, बस यहाँ पर जर्मन गवर्नमेंट की जगह UNEP लिख देंगे, बस इतना पता है मुझे। तो आप इस चीज को याद रखना। ठीक है, ये फंडिंग प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, ताकि क्लाइमेट एक्शंस ज़्यादा अच्छे से ले सके जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इमर्जिंग कंट्रीज हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग नेशंस है, और बाकी जो पुअर कंट्रीज हैं उनके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और इंडिया इसी का एक मेजर प्रायोरिटी कंट्री है। ठीक है, तो इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ना भी। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी कोई भी मैं करंट अफेयर्स करवाता हूँ, लाइक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट की करंट अफेयर्स करवाता हूँ, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो डायरेक्टली बस फैक्ट से आपको पढ़ने हैं, वो मैं आपको पॉइंटर्स के रूप में देता हूँ। तो ये वही पॉइंटर्स है ना, ये आपको खुद पढ़ने होते हैं। कैसे पढ़ोगे? जब आपको भाई पढ़ लेंगे टेलीग्राम चैनल पर, ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां पे आप क्या करना, वहां पे आप इन सारी चीजों को पढ़ लेना। ब्लू NDC चैलेंज क्या है, UN एस्कैप एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिपोर्ट में क्या लिखा है, फॉग क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, है ना, ये आप पढ़ लेना। अभी हम किस पे मूव करेंगे? अपनी नेशनल एनवायरमेंट करंट अफेयर्स पे। ठीक है, ओके, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ते हैं, इसकी तरफ बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, सारा खत्म करते हैं। ओके, अब देखो, अभी हुआ क्या कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक मरीन फिशरी सेंसस 2025 में लेके आए। ठीक है, क्यों हमारे लिए पढ़ना? क्या ये पहला कोई मरीन फिशरी सेंसस है? बिल्कुल भी नहीं। पर हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये पहला फुली डिजिटल मरीन फिशरी सेंसस है। फुली डिजिटल पहली बार हमें देखने को मिला। ठीक है, प्योरली पेपरलेस। ठीक है, कौन लेके आया? सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद ये क्या बताता है, इस मरीन फिशरी सेंसस में क्या बताया गया कि ये एक्चुअल में सोशियो इकोनॉमिक डेटा कलेक्ट करता है। किसके बारे में? जो जो भी मरीन फिशिंग कम्युनिटीज हैं उनसे रिलेटेड। कौन है? जो कम्युनिटीज फिशिंग सेक्टर से रिलेटेड है उनसे रिलेटेड ये सोशियो इकोनॉमिक डेटा लेके आता है। ठीक है, पहली बार हमें देखने को मिला कि ये फुली डिजिटल अप्रोच के साथ लाया गया है, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? डिजिटल इंटीग्रेशन इस बार जो हमें देखने को मिली
कि फिशरमैन जो है, जो भी इस फिशरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन्हें नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाया गया, इससे लिंक किया गया। ठीक है। फ्रीक्वेंसीज की देखी क्या गई है कि 2005 से इस मरीन फिशरी सेंसस को लाया गया है और हर 5 साल में इसे कंडक्ट किया जाता है। तो ये एक जगह है जहाँ से वो क्वेश्चन बनाएंगे, दूसरी जगह यहाँ से वो क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, तीसरी जगह यहाँ से वो क्वेश्चन बनाएंगे। क्या पता वो बोल देंगे दिस इज द फर्स्ट टाइम जो ऐसा सेंसस हो रहा है। आपको याद रखना है कि पहली बार नहीं हो रहा है, पहली बार फुली डिजिटल हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने रिसेंटली क्या किया है, एक रिवाइज्ड अर्थक्वेक डिजाइन कोड लेके आए थे क्यों बोल रहा हूँ, हुआ क्या, इसे जैसे ही वो लेके आए तो इन्होंने क्या किया कि 61% जो इंडिया की लैंड है उसे मॉडरेट टू हाई रिस्क जोन में रख दिया। 61% इंडिया की लैंड को। अब गवर्नमेंट को ये बात तो समझ में आई कि अगर 61% इंडिया की लैंड को मॉडरेट से हाई रिस्क जोन के अंदर रख दिया है, तो हमें यहाँ पे वो टेक्नोलॉजीज भी लानी पड़ेगी जिससे हम क्या कर सके, जिससे हम इस थ्रेट को कम करवा कर दिखा सकें कि हम यहाँ पर ये पता चला कि ये मॉडरेट से हाई रिस्क जोन है, तो हमने यहाँ पर ये मशीन लगाई है या ये प्रेडिक्शन जोन बनाई है, या फिर कोई भी हमने रियल टाइम एनालिसिस के लिए कोई इक्विपमेंट्स यहाँ पे रखे हैं। मतलब फिर तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से क्या किया कि इस 2025 के कोड को विड्रॉ कर लिया गया फॉर रिव्यू। ठीक है। तो मतलब ये आया था बट हुआ क्या कि इसको क्या कर दिया गया, इसको रोक दिया गया अभी के लिए। ठीक है, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो पढ़ लो कि इसमें एक छठी जोन को ऐड किया गया था जिसको बोला गया वो हाई रिस्क जोन है। उसमें जितना भी हिमालयन रीजन है, इंटायर हिमालयन रीजन को इस सिक्स जोन में रखा गया। जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जितने भी हिमालयन रीजन में जितनी भी स्टेट्स आएंगी उस सबको जोन 6 में रखा गया। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट था कि एक जोन 6 इसमें आई थी, वो न्यू जोन थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट अभी इसे वापस ले लिया गया। अभी इसके बारे में आपको बस इतना पता होना जरूरी था कि कौन सी एक नई जोन आई थी। ठीक है, फिर अभी हमें देखने को मिला फर्स्ट बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस हुई कोची के अंदर। ठीक है, और इसको मतलब कि किसने ऑर्गेनाइज किया, इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब फर्स्ट है तो जी पढ़नी तो पड़ेगी। ठीक है, अब कहाँ पे हुई, कोची केरला। अब बस की फोकस एरियाज पे आओ कि कहाँ कहाँ बात हुई है। ठीक है, मरीन इकोसिस्टम की हेल्थ और सस्टेनेबल फिशरीज, या फिर मैं बोलूँ फिशरी सेक्टर को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए उसके ऊपर बात करी गई। ओशन ऑब्जर्वेशन, डेटा शेयरिंग एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे बात करी गई। ब्लू इकोनॉमी की कैपेबिलिटीज को कैसे और ज्यादा एनहांस किया जाए और ज्यादा डेवलप किया जाए उसके ऊपर बात हुई। ठीक है, 25 इंस्टीट्यूशन को इसके लिए लिंक किया जाता है। 50 से प्लस साइंटिस्ट साथ में आके इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, अक्रॉस बिम्स्टेक नेशन। बस इतना इंपॉर्टेंट था और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे हुई, बस इतना याद रख लेना, कोची केरला। रूल्स फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 2025। ठीक है, ये आपको एक रूल्स देखने को मिले नए। क्या बहुत कुछ इसके अंदर पढ़ना है, नहीं, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी है। कुछ भी आपको बोल्ड नहीं दिख रहा मतलब याद करने के लिए कुछ भी नहीं है, बस पढ़ने के लिए है। जो भी अंडरलाइन है वो सिर्फ पढ़ने के लिए है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि जो 12 से लेके 200 नॉटिकल माइल्स, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पे जो फिशिंग करी जा रही है उसको रेगुलेट करने की बात करी गई है। 1 से 12 की करी गई नहीं, 12 से लेके 200 नॉटिकल माइल्स की। मतलब कहीं ना कहीं आपको टेरिटोरियल वाटर के बाहर की जो हमारी टेरिटरी है उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। मैं बोलूँ टेरिटोरियल वाटर से अलग जो जोन है उसमें जो फिशिंग सेक्टर है उसे रेगुलेट करने की बात करी गई है। लीगल बेसिस मतलब कौन से एक्ट के अंदर रखा गया है, तो टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976 के अंदर रखा गया है। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखना है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज कि प्रोहिबिटेड मेथड्स कौन से रखे गए हैं इन रूल्स के अंदर, कि जो एलईडी लाइट फिशिंग है, पेयर ट्रोलिंग है, बुल ट्रोलिंग है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसके एक्सप्लॉइटेशन को कम करने के लिए उस पर बैन लगा दिया गया है। बस इतनी चीज आपको एक याद रखनी है। प्लस मैंडेटरी प्रोविजंस बनाए गए हैं फॉर ट्रांसपॉन्डर्स एंड नेविगेशन एप्स। बस इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। 2025 में एक पॉलिसी लेके आई गई, मैंने आपको बताया था कि ऐसी पॉलिसी मतलब कि लानी ही पड़ेगी इन्हें। क्यों? मैंने जैसे आपको बताया था कि टाइगर्स की जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उससे सिर्फ एक पॉजिटिव ही चीज सामने निकल के नहीं आती, उससे एक नेगेटिव चीज भी आती है कि आप टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसे जिस भी तरीके से बढ़ा रहे हैं, जिस भी तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है, एक स्पीशीज इतना ग्रो कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके पास उतना एरिया भी तो होना चाहिए रहने के लिए। अगर मैं कहूँ कि मैंने 1 लाख लोगों के लिए हाउसिंग प्रोवाइड करी है, पर मैंने हाउसिंग के लिए जो एरिया रखा है वो 10,000 लोगों का ही है, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि मैंने, बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे लोगों के लिए हाउसिंग प्रोवाइड करी है, पर अब वो क्या, अपार्टमेंट में एक घर, एक रूम के अंदर 10-10 लोग रहेंगे क्या? नहीं रह सकते ना। और एनिमल्स तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अब क्या हो रहा है, जैसे अभी रिसेंटली मैं उदयपुर भी घूमने गया था, तो वहां पर भी जो लोकल्स थे उनसे मैं बात कर रहा था, जब मैं बाहुबली हिल्स पे गया, तो वहां पर एक मैगी वाले थे, वो मुझे बता रहे थे, जो मैगी वाले अंकल थे, कि यहाँ पर तो टाइगर्स का और लेपर्ड्स का आना जाना लगा रहता है। ठीक है। तो मैंने कहा आने जाना लगा रहता है मतलब? आना जाना लगा रहता है मतलब कि वहां पे आपको पता है बहुत सारे लेक्स हैं। तो कहते हैं कि इस तरफ से फॉरेस्ट के अंदर से वो आते हैं, लेक में पानी पीते हैं, तब तक के लिए इधर रोड ब्लॉक हो जाती है, फिर वो वापस चले जाते हैं। ठीक है। तो अब देखो क्या प्रॉब्लम है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट बढ़ने का इसमें बहुत बड़ा रीजन है ना, क्योंकि अब क्या होगा, ये इनके कैटल्स को भी तो कंज्यूम करेंगे, ह्यूमंस की कैटल्स को भी तो कंज्यूम करेंगे, और फिर आपको ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। तो इस वजह से ये पॉलिसी फ्रेमवर्क लाया गया कि किस तरीके से हम रीलोकेशन और को एग्जिस्टेंस की बात कर सके किन की, इंडिया के टाइगर रिजर्व की। ठीक है। तो साथ ही साथ आपको पता है कि अब जिस तरीके से टाइगर बढ़ेंगे तो वहां की जो लोकल कम्युनिटीज है उनको भी तो रीलोकेट करना पड़ेगा भाई साहब, है ना। तो वही यहाँ पे बात करी गई है कि अब जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा भी होगा मैंने, कि सिर्फ फोर्ट्रेस कंजर्वेशन से दूर होके, मतलब कि जो हम एक्सक्लूजनरी पॉलिसीज लेके आते हैं उससे अलग हटकर हमें राइट बेस्ड और इंक्लूसिव कंजर्वेशन करना पड़ेगा, और को एग्जिस्टेंस की बात करनी पड़ेगी। अगर आप ट्राइबल कम्युनिटीज को रीलोकेट भी करते हो इस वजह से कि आपको टाइगर्स को कंजर्व करना है, टाइगर्स की जो बाउंड्रीज है उन्हें कंजर्व करना है, तो आपको वो प्रॉपरली जो FRA 2006 है उसमें जो रूल्स दिए गए हैं उनके राइट्स को पूरा कर कर ही, उनके राइट्स को पूरा करके ही आप उन्हें रीलोकेट कर सकते हैं, रीसेटल कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है कि रीलोकेशन परमिटेड तो है, बट सिर्फ तभी परमिटेड है जब साइंटिफिक एविडेंस हो कि को एग्जिस्टेंस इज इम्पॉसिबल, कि अब वो लोकल कम्युनिटीज वहां पे नहीं रह सकती हैं, तभी, जब साइंटिफक एविडेंस होगा तभी आप उन्हें रीलोकेट कर सकते हो। ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है, आगे बढ़ते हैं। ओके। अभी क्या हुआ रिसेंटली, इसका इसका काफी हो हल्ला भी हुआ था। ठीक है। रील्स पे आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है वो एक रिपोर्ट लेके आई। ठीक है। उसमें उन्होंने बोला कि दिल्ली का जो ग्राउंड वाटर है उसमें यूरेनियम का कंटामिनेशन काफी ज्यादा देखने को मिला है, एंड इट इज अबव द सेफ लिमिट्स ऑफ 30 μg पर लीटर। ठीक है। अब आप कहोगे कि इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि लिमिट के ऊपर से, कि अगर ये बोल दिया कि दिल्ली ग्राउंड वाटर सैंपल कंटेन्स यूरेनियम अबव सेफ लिमिट, ये पहली स्टेटमेंट दे दी। अब वो आपसे पूछेंगे कि भाई साहब सेफ लिमिट है क्या? ठीक है। तो आपको याद रखना है WHO के हिसाब से जो सेफ लिमिट है वो है 30 माइक्रोग्राम्स पर लीटर, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्या है, 0.03 mg पर लीटर, या फिर विच इज इक्वल टू 30 μg पर लीटर। ये आपको याद रखना है। ये जो लिमिट्स है ना, ये आपसे पूछी जाएगी। ठीक है। प्लीज इस चीज को याद रखना। अगर हम अपनी कंट्री के हिसाब से बात करें तो दिल्ली जो है वो 3rd नंबर पे है जहां पर ये यूरेनियम मिलता है ग्राउंड वाटर में, मतलब कि यूरेनियम कंटामिनेशन देखने को मिलता है ग्राउंड वाटर में। दिल्ली से भी ऊपर पंजाब एंड हरियाणा है। ठीक है। ये चीज आप याद रखना। कॉजेज जियोजेनिक भी हो सकते हैं, मीन्स नेचुरल भी हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं, मतलब ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हो सकते हैं, ह्यूमन रीजंस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैंसर रिस्क बढ़ जाता है, बोन में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है। प्लस किडनी डैमेज देखने को मिल सकता है। ओके। आगे बढ़ते हैं। कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये हमेशा न्यूज में रहता है नवंबर और दिसंबर में। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ को इंट्रोड्यूस करते हैं ना। ग्राफ क्या है, ग्राफ में इतनी बार पढ़ा चुका हूं, ये जो करंट अफेयर्स के सेशन है उसमें भी करवाया है, और जो हमारे गोल्ड सेशंस हैं
जो पेड सेशन है उसमें भी करवाया यूट्यूब पे, जो आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो अब मैंने क्या किया कि जब ग्राफ पढ़ा दिया तो एक बार सी ए क्यू एम भी बता देता हूँ भाई क्या है, जो ग्राफ को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो ग्राफ को लागू करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में सी ए क्यू एम एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये एक एक्ट के थ्रू लाई गई, कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021, ये एक्ट का नाम है। इस एक्ट से लेके आया गया सी ए क्यू एम। इनका काम क्या है कि इनको एयर क्वालिटी को मैनेज करना है, कहाँ पे, एनसीआर और एडजॉइनिंग एरियाज में, एनसीआर और सराउंडिंग एरियाज में। याद रखना, क्या इसमें पूरी कंट्री की बात करी गई? नहीं। क्या यहाँ पे सिर्फ दिल्ली की बात करी गई? नहीं। यहाँ पे बात करी गई एनसीआर, दिल्ली एनसीआर प्लस सराउंडिंग एरिया, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सब आते हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि सबसे अच्छा इसका इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ दिल्ली में देखने को मिलता है, दिल्ली के एडजॉइनिंग एरियाज में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल होने चाहिए, जिनकी रैंक सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी रैंक के होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एक आईएएस ऑफिसर, टेन्योर इनका 3 साल का रहेगा, एज इनकी इट कैन बी अप टू 70 ईयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि 3 मेंबर बॉडी है, कि मतलब कि इसमें क्या है कि एनजीओ का रिप्रेजेंटेशन जो है कि एनजीओ से 3 मेंबर आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, हाँ ये तो बिल्कुल पढ़ना है। अगर आया स्टैटिक में तो ये जरूर पूछा जाएगा पावर्स एंड फंक्शन से रिलेटेड। ये स्टेट गवर्नमेंट के अगर कोई लागू हुए रूल्स है ना, उन एरियाज में जिनमें इनके पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन है, उस एरिया में ये स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उन्हें भी ओवर पावर कर सकते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को भी डायरेक्टिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि अपने स्टेट में भाई ये काम करो, ठीक है। देन उसके बाद क्या है कि शट डाउन अथॉरिटी है इनके पास, कि अगर कोई भी ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट इन्हें देखने को मिलती है जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, कर रही है या कर रहा है, ठीक है, उनकी पावर को कट कर सकते हैं ये, प्लस वाटर या पावर सप्लाई दोनों को ही कट कर सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो आपको पता है एनसीआर का मतलब है डिफरेंट स्टेट्स, तो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में कैसे कोऑर्डिनेट करना है वो क्या करेगा, वो ये डिसाइड करेगा। और इनको तो कोऑर्डिनेट करने की जरूरत भी नहीं है, ये तो डायरेक्टली खुद ही काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट करने की पावर है, और उनके रूल्स को भी ओवर पावर करने की जिसे हम कहते हैं कि पावर है, ओके। उसके बाद ये स्टैंडर्ड फ्रेम करते हैं एयर क्वालिटी एंड एमिशन डिस्चार्ज से रिलेटेड, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स, ये रिसेंटली दिए गए हैं। किसने दिए? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। किसके थ्रू? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। क्या है? ब्यूरो ऑफ, आपको तो याद ही होगा क्या ही लिखो, है ना, इतने पढ़े लिखे हैं आप लोग। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, याद रखना इसे, ठीक है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर इसे रखा जाता है। ये जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स दिए जाते हैं, इसलिए दिए जाते हैं कि जो भी कोई भी मतलब कि जो स्टेट है वो किस तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रही है, उनको और ज्यादा क्या मिले, प्रोत्साहन मिले, ठीक है, कि वो इस इन चीजों को और अच्छे से करे, उससे रिलेटेड ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। इसमें पहली बार एक नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया है। कौन सी कैटेगरी है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स, ये पूछा जा सकता है। प्लस इस साल किसको मिला है, किस स्टेट को मिली है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए? आंध्र प्रदेश को। प्लीज इस चीज को याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेटलैंड सिटी एक रेडिटेशन, इसके लिए हमें ना पढ़ना पड़ेगा ये। क्यों पढ़ना पड़ेगा? अभी क्या हुआ कि 2015 में से लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये उन सिटीज को दिया जाता है जो वेटलैंड कंजर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। किसके अंडर रखा गया? रामसर कन्वेंशन। ये सब हम, रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड्स क्या है, ये सब हम कर चुके हैं। कहाँ पे कर चुके हैं? अब तक आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। अब इस चीज को याद रखना कि ये किसको दिया जाता है? सिटीज में, मतलब कि अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज में जो वेटलैंड्स की कंजर्वेशन करी जा रही है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये एक एक्रेडिटेशन दी जाती है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इंदौर एंड उदयपुर में उदयपुर जो है वो फर्स्ट सिटीज बनी गई है जिसको इन वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन के अंदर एक क्रेडिट किया गया है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके अंडर आती है? रामसर कन्वेंशन, बात कर ली है। ये जो वैलिडिटी है 6 साल के लिए क्या होती है? 6 साल के लिए ये वैलिड होती है, ठीक है। इंडिया में बहुत सारी जगहों को
इसमें रखा गया था, मतलब कि रिकमेंड किया गया था, बट इंदौर एंड उदयपुर को ही अभी ये स्टेटस मिला है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है? पहले तो वहाँ पे एक रामसर साइट होनी चाहिए, ठीक है, या फिर कोई सिग्निफिकेंट वेटलैंड होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कि उसका वाइस यूज किया जा रहा है, कंजर्वेशन मेजर्स प्रॉपरली वहाँ पे लिए जा रहे हैं। ठीक है, फिर वेटलैंड को अर्बन प्लानिंग के साथ कैसे इंटीग्रेट किया गया है ये देखा जाता है। फिर इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है लोकल कम्युनिटीज की उस वेटलैंड के साथ। ठीक है, तो मेजरली ये किस चीज़ में हेल्प करता है कि कैसे जो ये अर्बन डेवलपमेंट है उसे और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाया जा सके। लोकल क्लाइमेट को के जो लोकल क्लाइमेट रेजिलियंस जो है उसको कैसे इंप्रूव किया जा सके और इको टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। रिसेंटली उदयपुर गया था, इतने सारे लेक्स देखे मैंने, इतने सारे लेक्स मैंने कभी नहीं देखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया ने वर्ल्ड की सेकंड नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी बनाई है। ठीक है, कहाँ पे है? ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये क्या करेगी? ये टेस्ट करेगी और कैलिब्रेट करेगी एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट को। अभी आपने रिसेंटली देखा था ना कि देखा जा रहा था कि यार पॉल्यूशन 1000 तक पहुंच चुका है, और देख यहाँ पे दिखा रहे हैं 400 ही है। तो मतलब कि ये बात करी गई है कि जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, क्या वो अप टू डेट भी है या नहीं है, उनसे रिलेटेड क्या है, उनसे रिलेटेड डिजाइन को टेस्ट किया जाएगा और कैलिब्रेट किया जाएगा। कैलिब्रेट का मतलब कि अगर उससे मीट नहीं करते उन रिक्वायरमेंट्स को, उन अपडेट्स को, तो उसको उस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, ये हमने इंडिया के अंदर हम इसे क्यों लेके आए हैं? क्योंकि देखो इंडिया की कंडीशंस अलग है। ठीक है, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो अलग है, तो ग्लोबल जो जिसे हम कहते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है वो इंडियन क्लाइमेट अलग होने की वजह से अलग है। तो इस वजह से इंडियन कंडीशंस को देखते हुए भी कुछ अलग स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाए जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में बात करी गई है। आगे बढ़ते हैं। ये तो आना बनता है। रिसेंटली एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड आया है। किसके अंदर है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड रूल्स 2026 के अंदर। इसमें क्या बोला गया है कि जो भी मतलब कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड का मतलब सिंपल सा ये है कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन की तरफ जो भी एक्टिविटीज होंगी, जो भी इनिशिएटिव दिए जाएंगे, उनमें पैसा प्रोवाइड करा जाएगा इसी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड से। अब इस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड में कहाँ से पैसा आएगा? जो भी एनवायरमेंट एक्ट 1986 के अंदर पेनल्टीज लेवीड है, मतलब पेनल्टीज लिखी हुई हैं, उनके थ्रू जो भी पैसा आएगा वो इसमें जाएगा। ठीक है, प्लस एयर एक्ट 1981 जो है उसके अंडर जो पेनल्टीज लेवीड है उसके थ्रू जो पैसा आएगा वो इधर जाएगा। प्लस जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है उसमें से जो इंटरेस्ट आएगा वो इसमें जाएगा। ठीक है, पर्पस क्या है, कहाँ कहाँ यूज यूज करा जाएगा? 11 कोर एरियाज है, ये 11 याद रखना। पॉल्यूटिंग माइग्रेशन, पॉल्यूशन माइग्रेशन कह रहा हूँ, पॉल्यूशन मिटिगेशन, रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड साइट, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडीज, इन सारी जगह पर ये पैसा जाएगा। ठीक है, दो चीजें याद रखना। प्रोजेक्ट को मैनेज सेंट्रल एंड स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट करेगी, बट पैसा कौन देगा, मतलब कि पैसा कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इस चीज को याद रखना। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बायो बिट्यूमेन, देखो होता क्या है, बिट्यूमेन क्या होता है? आपने देखा होगा जो ये रोड होती है ना, रोड, उसके ऊपर आपने देखा एक ब्लैक एडहेसिव होता है। ब्लैक एडहेसिव आपको देखने को मिलता है जो रोड के ऊपर होता है, उसको ही बिट्यूमेन बोलते हैं। अब बायो बिट्यूमेन क्या है? जब इस बिट्यूमेन को, जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए मेनली यूज होता है, इसको बायो मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाए या फिर ऑर्गेनिक चीजों से बनाया जाए तो बायो बिट्यूमेन हो जाएगा। अब फायदा क्या होगा कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना, उससे आप क्या कर रहे हो, उससे आप वो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स, कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स? वो भी ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट से जब आप बायो बिट्यूमेन बना रहे हो तो आप इस बिट्यूमेन को रिप्लेस कर रहे हो जो कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन करता है। ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो अब हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें एक सस्टेनेबल सोर्स देखने को मिलेगा इस बिट्यूमेन का, विच इज बायो बिट्यूमेन। तो ये किसको रिप्लेस करेगा? बिट्यूमेन को। ठीक है, ये एक सस्टेनेबल नॉन पेट्रोलियम, क्योंकि बिट्यूमेन क्या है? एक पेट्रोलियम बेस्ड बाइंडिंग एजेंट है। ठीक है, तो बायो बिट्यूमेन क्या है? एक नॉन पेट्रोलियम बेस्ड बाइंडिंग एजेंट
ठीक है, बाइंडिंग एजेंट, जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट से बना है, मतलब कि एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, लिग्निन हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, इनसे बना हुआ है। इंडिया एक पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जो इसको स्टार्ट कर रही है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, वो भी कहां पर, रोड कंस्ट्रक्शन में, रोड कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, इस चीज को याद रखना। और क्या इंपॉर्टेंट है, और इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी ये वैसे मैं पहले भी करवा चुका हूँ, बट फिर भी मैंने सोचा एक बार इसको करवाना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2026 में अमेंडमेंट किए गए हैं वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 में। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि डायरेक्टली आपको एक स्टेटमेंट में देखने को मिलेगी, और मैं बता देता हूँ वो कैसे देखने को मिलेगी। उसमें लिखा जाएगा, प्लांटेशन एंड रिस्टोरेशन एक्टिविटीज बाय नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ऑथोराइज फॉरेस्ट एक्टिविटीज। बट इसी चीज को चेंज किया गया है, ये बोला गया है अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज भी है, मतलब प्राइवेट एंटिटीज भी अगर कोई प्लांटेशन, याद रखना प्लांटेशन तक, प्लांटेशन तो किसी की भी हो सकती है, टी कॉफी की भी, या फिर रिस्टोरेशन एक्टिविटीज करते हैं, तो उसको भी किस में इंक्लूड किया जाएगा, फॉरेस्ट्री एक्टिविटी में। अब प्रॉब्लम तो यही है ना कि अगर कोई भी नॉन गवर्नमेंट एंटिटी, प्राइवेट एंटिटी अगर कोई भी मतलब प्लांटेशन एक्टिविटी करेगी, तो वो प्लांटेशन एक्टिविटी में या रिस्टोरेशन एक्टिविटी में अपना फायदा ढूंढने की कोशिश करेंगे, और जब वो अपनी फायदा देखने की कोशिश करेंगे तो वो ऐसे क्रॉप्स को उगाएंगे जिससे उन्हें फायदा हो, तो वो इंक्लूड तो हो जाएगी फॉरेस्ट्री एक्टिविटी में, बट एक्चुअल में उससे कोई हमारे मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन में बड़ी हेल्प नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अब गवर्नमेंट का कहना ये है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि फास्टर रिस्टोरेशन हो पाए डिग्रेडेड एरियाज की। ठीक है, ये आपको याद रखना था। अब क्या है कि इसमें क्या बोला गया है कि जो भी ऐसी रिस्टोरेशन करी जाएगी नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज के द्वारा, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा कि उनको अब कंपलसरी एफॉरेस्टेशन नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से वो पहले ही ऐसा कर रहे हैं, इस वजह से। ठीक है, अब क्या है कि इसकी वजह से ये बोला गया कि जो कंपनीज है, प्राइवेट एंटिटीज है, वो प्लांटेशन रेजिंग कर पाएंगे कहाँ पे, जो फॉरेस्ट डिग्रेडेड लैंड है, ठीक है, या फिर डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है वहां पर। इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे बायोफार्मा शक्ति, बायोफार्मा शक्ति में क्यों करवा रहा हूँ, रिसेंटली क्या है यूनियन बजट 2026-2027 में इसको लाया गया है। इसमें बायोफार्मा शक्ति में ये बात बोली गई है कि अभी हम जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर जाने जाते हैं। ठीक है, हमें जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर से ट्रांजिशन कर कर कहा जाना है, ग्लोबल लीडर ऑफ हाई वैल्यू बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स। अब मुझे क्या लगता है, ये बायोफार्मा शक्ति पूछा जाए ना पूछा जाए, बट इस साल ये जरूर पूछ लिया जाएगा कि बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स में फर्क क्या है। ठीक है, तो देखो बायोलॉजिक्स क्या है, बायोलॉजिक्स का मतलब सिंपल सा है कि कैसे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक कॉम्प्लेक्स मेडिकेशन बना पाए। ठीक है, जो कि क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कैंसर हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए, उनको ट्रीट करने में हेल्प करें। ये तो हो गया बायोलॉजिक्स। अब आप कहोगे बायोसिमिलर्स क्या है, बायोसिमिलर्स भी सेम चीज है, बट फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि बायोलॉजिक्स एक्चुअल में एक ओरिजिनल ग्राउंड ब्रेकिंग ड्रग है जो पहली बार लाया जाता है, और जो बायोसिमिलर है वो क्या है, वो एक चीप कॉपी है किसकी, बायोलॉजिक्स की। बायोसिमिलर्स आर हाईली सिमिलर लोअर कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, कि सिमिलर तो है इससे, ऐसा ही है, जो जिस चीज में वो काम कर रहे हैं उसमें ये काम करेगा, बट इसके जो ये एक लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव है, हाईली सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं है, इट इज सिमिलर। तो वो हो सकता है कि यहाँ पे लिख दे बायोसिमिलर्स आर आइडेंटिकल टू बायोलॉजिक्स। आपको याद रखना है, नो दे आर नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होते तो फिर यहाँ पे बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स नहीं, बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स लिखा जाता। दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर हाईली सिमिलर, पर पूरी तरीके से सेम नहीं है। जबकि बायोलॉजिक्स एक ओरिजिनल ग्राउंड ब्रेकिंग ड्रग है जो पहली बार लाया गया। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। अब वही बात है, आपको पता है कि पॉइंटर्स लेके आता हूं मैं, है ना, तो ऐसे ही कुछ पॉइंटर्स मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, ये पॉइंटर्स आपको खुद देखने हैं। ठीक है, 3 से 4 पेज इसमें होंगे, हाँ 4 पेज है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, आप एक एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। प्लस अब एक चीज प्लीज याद रखना, देखो मार्च 26 और अप्रैल 2026,
इसकी मैंने करंट अफेयर्स इसमें ऐड नहीं करी है। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने आपको मंथली करंट अफेयर्स में इस महीने से ही, मतलब कि मार्च के महीने से ही मैंने आपको एनवायरनमेंट का सेक्शन अलग से करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों की करंट अफेयर्स को मिला के ही आपको सिर्फ 15 पेजेस देखने को मिलेंगे। जैसे मैं फॉर एन एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे मैंने एनवायरनमेंट पहली करवा दी मार्च 2026 के लिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको फिर से ये करवाऊंगा तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, यहीं पे भाई पढ़ लेंगे टेलीग्राम चैनल पे मंथली करंट अफेयर्स मिलेगी मार्च की, उसमें एनवायरनमेंट के सेक्शन में जाके एनवायरनमेंट पूरा कर लो। तो मार्च और अप्रैल के अलावा अभी तक हमने नवंबर से लेके 2025 से लेके फेब तक की सारी करंट अफेयर्स कर ली, और आपने देखा कितनी जल्दी होगी, तो मतलब ज्यादा टाइम लग नहीं रहा। अप्रैल 2026 की मैं कुछ दिन में लेके आ जाऊंगा आपके लिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं किसके ऊपर, स्पीशीज एंड न्यूज के ऊपर। ठीक है, देखो, मैं आपसे हमेशा कहता हूं, देखो, स्पीशीज इन न्यूज जो है वो प्लीज सिर्फ उतना ही पढ़ना जो जितना आपके अंदर कैपेबिलिटी हो, कैपेसिटी हो कि मेरा दिमाग खराब नहीं हो रहा। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ, इनको करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारी स्पीशीज पढ़ के जाओगे, हजार स्पीशीज हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, और कभी कभार बहुत सिंपल स्पीशीज पूछ लेते हैं, एलिफेंट, लायन, और इतने फालतू के क्वेश्चन पूछ लेते हैं उनके बारे में, जेस्टेशन पीरियड हो गया ये वो। तो प्लीज बहुत ज्यादा इसमें आप इन्वेस्ट मत करना, बट जो पैथोजेंस हैं, ठीक है, उनमें आप जरूर अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट करना। लाइक, जब मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, आपको ये सारी स्पीशीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अफ्रीकन पैरेट हो गई, जो मैं मंथली करंट अफेयर्स में कर चुका हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए एक काम आसान कर देता हूँ कि मैं जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है ना, जो आपसे पूछी जा सकती है, वो मैं उनको क्या करता हूँ, स्टार मार देता हूँ, ताकि आप उसे पीडीएफ में पढ़ पाओ। पर मैं आपको पैथोजन सभी करवा दूंगा। ठीक है, डुगोंग्स हो गए जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, हिमालयन ब्लैक बियर जो है उसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ब्लैक बक जो है वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ग्रेन निकोबार क्रेक, देखो, ये जो स्पीशीज है ये पहली बार मिली है। जो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता भी देता हूँ। ये स्पीशीज पहली बार मिली है, इसको टेंटेटिवली जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है एज ए न्यू स्पीशीज इन अंडमान एंड निकोबार। बट अभी ये बोला गया है कि ये किसी और स्पीशीज से सिमिलर हो सकती है, तो अभी इसे टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है। इसे प्रॉपरली ये नहीं बोला गया है कि ये प्रॉपरली एक अलग स्पीशीज ही है। तो द निकोबार क्रेक अगर पूछ लिया जाए आपसे क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एक टाइप का बर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेजोनियन स्टिंगलेस बीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको करवा देता हूँ। देखो क्या है, रिसेंटली जो अमेजोनियन स्टिंगलेस बीज है, इनको पहला इंसेक्ट ऐसा मान लिया गया है जिसको लीगल राइट्स दिए गए हैं। जिसको क्या दिया गया है, लीगल राइट्स दिए गए हैं। किसने दिया है? जो पेरूवियन गवर्नमेंट है, मतलब पेरू जो कंट्री है, वहां पर, वहां की जो म्यूनिसिपल ऑर्डिनेंस है 2025 में, वहां पर इन्हें लीगल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि यार देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलेंगे। इनकी आपको 500 स्पीशीज देखने को मिलेगी ग्लोबली, और 50% जो है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अब मैं कह रहा था क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो, आपको याद रखना है कि ये पॉलिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉलिनेशन के लिए मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनका जो हनी होता है ना, इट इज हाईली मेडिसिनल। ठीक है, एक एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज वो रखता है। ठीक है, जो कि इंडिजीनियस कम्युनिटीज को काफी हेल्प करता है, इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी वो स्पीशीज है जिसको रिसेंटली पेरुवियन गवर्नमेंट ने जो लीगल राइट्स दिए, तो आपको याद रखना है अमेजोनियन स्टिंगलेस बीज को दिया गया है स्टेटस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बता देता हूँ। देखो, एरिवन एनोमेलस ब्लू जो है वो एक रेयर ब्लू बटरफ्लाई है, सॉरी रेयर बटरफ्लाई है, जो कि आपको मेनली अर्मेनिया में देखने को मिलेगी। इस वजह से अर्मेनिया में अभी आपको पता है COP17 होने वाली है ना? ये वैसे क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था, बट कोई नहीं, मैंने बता दिया। अर्मेनिया में अब COP17 होगी, तो उन्होंने अपना लोगो जो है वो इसे क्या करा है, वो इसे रखा है। ठीक है, एरिवन एनोमलस ब्लू। तो आपको याद रखना है कि ये क्या है, ये एक टाइप की बटरफ्लाई है, बस इतना याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज कि आईयूसीएन ने इसको अभी कैसे भी लिस्ट नहीं किया है, कि ना ही कोई भी मतलब कि इसको डेजिग्नेशन नहीं दिया है। इट इज नॉट करेंटली लिस्टेड ऑन द ग्लोबल आईयूसीएन रेड लिस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑलिव रिडले सी टर्टल्स, देखो, पढ़ लेना, क्योंकि हमेशा क्या है कि आते हैं ये न्यूज में, बट फिर वही बात है कि
इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी स्टार मार रहा हूँ कि एक बार पढ़ लेना। जिसपे स्टार मार रहा हूँ ना वो पढ़ लेना। ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरियन कैमल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? रिसेंटली क्या हुआ कि जो बैक्टीरियन कैमल है उनको रिपब्लिक डे परेड में लाया गया। रिपब्लिक डे परेड में उन्हें लाया गया, पहली बार शोकेस किया गया है। तो इस वजह से हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो हमें नॉर्मल कैमल्स राजस्थान में देखने को मिलते हैं उससे अलग होते हैं। इनके आपको दो हम्प देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? दो हम्प देखने को मिलते हैं। एक्चुअली ये नॉर्दर्न अमेरिका में देखने को मिलते थे पहले, बट फिर यूरेशिया में भी माइग्रेट कर गया। कैसे भाई? ट्रांसपोर्ट एंड ऑल की वजह से। फिर यूरेशिया से ये आपको सेंट्रल एशिया में माइग्रेट करते हुए दिख गए। उसके बाद अब इसे इंडिया के अंदर भी नुब्रा वैली एरिया का जो आपको कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलता है, वहां पे ये आपको देखने को मिलते हैं लद्दाख के अंदर, ठीक है। दो हम्प्स, यही इनकी प्राइमरी जो अलग डेजिग्नेशन है ना, मतलब कि जो अलग इन्हें करता है बाकी कैमल से, वो यही है कि इनके डबल हम्प है। अब एक चीज प्लीज याद रखना, ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन है, बचपन से आप ये पढ़ते हुए आ रहे हो, इस हम्प के अंदर ये पानी स्टोर करते हैं। देखो ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर फैट स्टोर होता है, ठीक है। वो फैट, पानी की जब नीड होती है कैमल को, तो ये फैट को कन्वर्ट करती है इनकी बॉडी पानी के अंदर, और पानी की नीड पूरी करती है। तो पहले से पानी नहीं होता है इसके अंदर, एक्चुअल में फैट होता है। फैट पानी में कन्वर्ट होता है जब बॉडी को नीड होगी तो, ठीक है। तो ये दोनों जो आपको हम्प देखने को मिल रही है, ये फैट हम्प्स है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। हिस्ट्री में इन्हें शिप ऑफ द सिल्क रोड भी बोला जाता था, क्योंकि इन्हें यूज किया जाता था। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। रिपब्लिक डे 2026 में इन्हें मतलब कि देखा गया था, इसी में इनको डेब्यू किया गया था, इस वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं। मेनली आपको ये स्नो या स्नो एरिया में देखने को मिलेंगे, या फिर कोल्ड डेजर्ट्स में देखने को मिलेंगे, मतलब कि कोल्ड एरियाज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एशियाटिक वाइल्ड डॉग, ये भी आप पढ़ लेना। चलो मैं पढ़ा ही देता हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि ये कहाँ पर रहते हैं? ये आपको ट्रॉपिकल ड्राई वेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, एल्पाइन स्टेट्स में देखने को मिलेंगे, पर्टिकुलरली वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स में, सेंट्रल आइलैंड में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। ये एक ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में रहते डॉग्स हैं, ग्रुप में रहेंगे रहेंगे। बट एक चीज जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे पढ़ लेना, कि इनकी जो कॉलिंग होती है वो हाई पिच्ड विस्लिंग होती है। जैसे नॉर्मल डॉग्स बाक करते हैं ना, ये बाक नहीं करते, दे डू नॉट बाक। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। तीन मेन जगह इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। इस चीज को प्लीज याद रखना। प्लस इनके पास वो मोलर टीथ नहीं होते हैं, ठीक है, मोलर्स नहीं होते जो वुल्फ के पास होते हैं। तो ये वुल्फ और डॉग्स दोनों से अलग है। यहाँ पे बार्किंग हैबिट सेम नहीं है, यहाँ पे इनके पास मोलर नहीं होते जो वॉल्फ के पास होते हैं, जो कि फ्लैश को टीयर करने में, टीयर एंड शेयर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्किमर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ये पैथोजेंस जो है, ये मैं आपको करवाऊंगा। पैथोजेंस को कवर करना इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है वो एक्चुअल में आपको डोमेस्टिक या वाइल्ड पिग्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। बट ये ह्यूमंस में आपको देखने को नहीं मिलता है। मोर्टेलिटी रेट जो पिग्स में है वो 100% है, मतलब अगर किसी को हो गया तो डेथ उसकी पक्का है। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये डीएनए वायरस की वजह से होता है, आरएनए वायरस की वजह से नहीं होता है। डीएनए, प्लीज इसको याद रखना, वो यहीं पे कंफ्यूज करेंगे, डीएनए की जगह आरएनए रख देंगे, ठीक है। अभी तक कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जो इसके लिए आई है, कोई भी क्योर इसका एग्जिस्ट नहीं करता है। कैसे होता है? अगर कोई भी इन्फेक्टेड पिग है तो उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो जाएगा। कंटामिनेटेड फीड अगर वो कंज्यूम करता है, मतलब खाना खाता है कंटामिनेटेड, उससे हो जाएगा। ये कोई भी ऐसा मटीरियल है जिसकी भी वजह से वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है किसके, पिग्स के, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में याद रखना, फीड्स पी लिया, पानी, फीड्स खा ली या पानी पी लिया वो वाला जो कंटामिनेटेड है, तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। इट इज नॉट जूनोटिक, मतलब कि डायरेक्ट एनिमल से ह्यूमंस में, जिसे हम कहते हैं कि डायरेक्टली ह्यूमन से, तो सॉरी, डायरेक्टली एनिमल से ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रकून राउंड वॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैथोजन है, पैथोजन तो मैं बोलूंगा आप बिल्कुल पढ़ना, ठीक है। रकून राउंड वॉर्म में क्या है? ये एक पैरासाइटिक नेमाटोड है, जो कि रकून की इंटेस्टाइन में इनिशियली होस्ट करता है। जब भी वो एक्सक्रीट करते हैं उनके फीसेस में से, ये आपको बाहर आते हुए दिखेगा, मतलब कि लैंड पे आते हुए दिखेगा। जैसे ही ये लैंड पे आएगा तो 2 से 4 वीक्स के अंदर
ये अब क्या है, ये इन्फेक्शियस बन जाता है। और अब जो बच्चे हैं यूजुअली जो सॉइल में खेलते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी में ये चला जाता है और बॉडी से ये कहाँ पर जाता है डायरेक्टली, जैसे इनकी तो इंटेस्टाइन में, रकून्स की तो, बट हमारी इंटेस्टाइन में नहीं जाता, हमारे कहाँ जाता है, ब्रेन में, आईज में, टिश्यूज में, ठीक है। और उसकी वजह से क्या है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी कोई ट्रीटमेंट वाइडली अवेलेबल नहीं है। अभी आप देखोगे इंडिया में क्योंकि रकून्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो इस वजह से इंडिया में इसका कोई रिस्क नहीं देखने को मिला है। पर पहले इसका जो रिस्क है वो नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता था, बट अब यूरोप एंड जापान में भी देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओरोबैंचे इजिप्टियाशिया, पता नहीं ऐसे ही कुछ इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। इजिप्टियाका, इजिप्टियाका, ओके। इजिप्शियन ब्रूम रेप, हम इजी वर्ड यूज कर लेते हैं। अगर ये डायरेक्टली पूछा जाएगा तो ये पूछना जाएगा कि ये जो आपका पैरासाइट है इजिप्शियन ब्रूम रेप, ये कौन सी क्रॉप को मेजरली या प्राइमरीली इफेक्ट करता है, तो आपको याद रखना है मस्टर्ड की प्रोडक्शन को। तो मतलब मस्टर्ड क्रॉप जो है उसको इन्फेक्ट करता है। ये एक्चुअल में जो ये पैरासाइट है, ये रूट पैरासाइट एंजियोस्पर्म है। मतलब कि ये रूट पर जाके क्या करता है, रूट पर जाके इन्फेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ये खुद नहीं कर सकता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। प्राइमरीली इट अटैक्स मस्टर्ड क्रॉप, ठीक है, उसके रूट्स पे जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा, उसकी रूट से ही वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट सारे एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, ठीक है। और आपको पता कैसे चलेगा ये इजिप्शियन ब्रूम रेप इधर आ गया, आपको जब तक पता चलेगा ना कि पर्पल फ्लावर्स लैंड से बाहर आते हुए आपको दिखेंगे, तब तक तो इसका काम हो चुका होगा। मतलब कि इसको पता करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब तक पता चलता है कि पर्पल फ्लावर्स आ रहे हैं, जिससे पता चलता है ये तो इजिप्शियन ब्रूम रेप यहाँ पे आ चुका है, तब तक तो वो डैमेज कर देता है, तब तक तो वो डैमेज कर देता है क्रॉप को, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज याद रखना, मस्टर्ड मस्टर्ड क्रॉप को प्राइमरीली क्या करता है, अटैक करता है। उसके बाद नीफा वायरस, ये देखो बंगाल की वजह से एंड केरला की वजह से बहुत न्यूज में था, तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या है, नीफा वायरस में ये हाईली फेटल है। 40 से 75% मोर्टेलिटी रेट इसमें देखने को मिलता है। इट इज अ जूनोटिक आरएनए वायरस, जैसे वो डीएनए वायरस ऊपर देखने को मिला था, दिस इज अ आरएनए वायरस, और यहीं पे वो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो याद रखना, नीफा वायरस इज अ जूनोटिक आरएनए वायरस। जूनोटिक का मतलब क्या है कि एनिमल से ह्यूमंस में पहुंच जाता है, एनिमल से ह्यूमंस में पहुंच जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। तो यूजुअली जो फ्रूट बैट्स हैं, ठीक है, फ्रूट बैट्स जो हैं, उनमें ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ये नीफा वायरस देखने को मिलेगा। उससे पिग्स या ह्यूमंस में ट्रांसफर होता है, अगर पिग्स में हुआ है तो पिग्स से फिर ह्यूमंस में होता है, ठीक है। 24 से 48 आवर्स में ही हाई फीवर, हेडेक, डिजीनेस, और कुछ लोग तो रैपिड कोमा में भी चले जाते हैं। पता कैसे कर सकते हैं, आरटीपीसीआर से। क्या कोई अब तक प्रॉपर वैक्सीन है, नहीं, कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव केयर दिया जा सकता है, ठीक है। बैटरी भी लो गई है, कोई बात नहीं, हम पूरा खत्म करके ही फिर इसको एंड करेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर वो आपके साथ खेलेंगे, प्लीज इसको याद रखना, ठीक है। कोकोनट रूट विल्ट डिजीज, ये क्या है, ये एक टाइप का फाइटोप्लाज्मा है। ये एक टाइप का क्या है, ये एक टाइप का फाइटोप्लाज्मा है। कोकोनट रूट में जाएगा, वही बात है, नाम में सब कुछ लिखा हुआ है, इस वजह से ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, ठीक है। ये एक्चुअल में ट्रांसमिट कैसे होता है, सैप सकिंग इंसेक्ट जो है वो एज अ वेक्टर जो है वो प्ले करते हैं और इसे ट्रांसमिट करते हैं कोकोनट प्लांट में, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ये याद रखना कि ये क्रॉनिक है एंड नॉन फेटल है, बट ये क्या करेगा, ये पाम जो मतलब कि पाम ट्री है उसे डायरेक्टली खत्म नहीं करेगा, बट आप देखोगे कि लंबे टाइम तक उसको इतना मतलब कि उसकी जो प्रोडक्शन है, कोकोनट्स की प्रोडक्शन होगी होगी नहीं, तो इनडायरेक्टली वो क्या करेगा, उस पाम ट्री को मतलब कि खराब कर देगा रादर देन किलिंग इट, ओके। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ। 2020 में ये आपको देखने को मिला था, 5 साल पूरे हो गए 2025 में।
तो इस वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं। वैसे जो ये प्रोजेक्ट है ये 10 साल का है, यहाँ पे लिखा भी होगा, हाँ 10 ईयर्स का है। तो ये 2020 से 2030 तक का प्रोजेक्ट था, हाफ टाइम पूरा हो चुका है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये आता है। नोडल एजेंसी है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें ये टारगेट किया जाता है कि जो भी रिवराइन और ओशनिक डॉल्फिन्स है उनको कैसे क्या किया जाए, कैसे उनको कंजर्व किया जाए। ठीक है, तो डॉल्फिन की पॉपुलेशन को कैसे इंप्रूव करना है उसके ऊपर यहाँ पे बात करी जाती है। डॉल्फिन की अगर बात करी जाए, एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, नेशनल एनिमल इसे डिक्लेयर किया गया था 2009 में। ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है। ठीक है, उसके बाद ये एक्चुअल में जो डॉल्फिन होती है, गंगा डॉल्फिन की बात करी जा रही है, ये ब्लाइंड होती है। ठीक है, तो ये कैसे देखती हैं आगे, ये नेविगेट करती है अल्ट्रासोनिक साउंड्स को यूज करके। ठीक है, सूसू भी इनका नाम है। सूसू नाम इसलिए नहीं है कि ये वाटर में सूसू कर देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका नाम सूसू इसलिए रखा गया है क्योंकि ये इस टाइप की नॉइज बनाती है ब्रीथ करते टाइम, तो मतलब कि निकालती है, सूसू की आवाज निकालती है। सूसू की आवाज नहीं निकालती, मतलब कि सूसू जैसी आवाज निकालती है कब, ब्रीद करते टाइम। ठीक है, कहाँ पे आपको मेनली देखने को मिलेगी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना एंड कर्णाफुली सांगू रिवर सिस्टम में, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में आपको ये देखने को मिलती है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था कि क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को 50 साल पूरे हो गए हैं, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था मैं आपके लिए आगे जाके ले आऊंगा, तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि 1975 में से स्टार्ट किया गया था, 2025 में से 50 साल पूरे हो गए। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये प्रोजेक्ट आता है। ठीक है, इसको जो टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है वो इंडियन गवर्नमेंट नहीं देती है, वो कौन देती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज इस चीज को याद रखना। ये रियर एंड रिलीज मेथड पर विश्वास रखते हैं। इसमें क्या किया जाता है, एग्स को लाया जाता है वाइल्ड से, उनको इनक्यूबेट किया जाता है कैपिटिव हैचरिंग में, मतलब लैब्स में, उनको केयर दी जाती है जब तक वो जुवेनाइल नहीं हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही वो जुवेनाइल हो गए उनको रिलीज किया जाता है बैक टू देयर नेचुरल हैबिटेट। ये काम है इसका। ओडिशा इंडिया की सिर्फ और सिर्फ एक लौती ऐसी स्टेट है जहां पर वाइल्ड पॉपुलेशन में ये तीनों की तीनों स्पीशीज मिलती है क्रोकोडाइल की। कौन कौन सी तीनों स्पीशीज हैं, घड़ियाल, मगर और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। सॉल्ट वाटर कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, मेनली ओडिशा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, लीस्ट कंसर्न है जो सॉल्ट वाटर है। वल्नरेबल कौन से, मगर, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन से, घड़ियाल। घड़ियाल मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, कहाँ पे, ये जो मंथली करंट अफेयर्स है इसकी एनवायरनमेंट की, उसमें मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, अब देखो जरा, आपको भिटन निका ओडिशा में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स मिल जाएंगे, नाशल चंबल सेंचुरी में आपको घड़ियाल्स मिल जाएंगे, और नामा तीर्था ओडिशा में मगर कंजर्वेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इससे ज्यादा क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसी मिशन की वजह से, इसी प्रोजेक्ट की वजह से इन्हें नियर एक्सटेंशन से बचाया गया है, रिस्टोर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत मुश्किल है, मैं देख भी रहा था ऑनलाइन, क्लास लेने से पहले भाई प्रोनाउंसिएशन सीख लेता हूँ। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसी निकल के आई थी, मेनिनगोकोकल। ठीक है, ये एक्चुअल में एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, इससे आपको दो प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, एक मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगी, एक मेनिनगो केमिया देखने को मिलेगी। ठीक है, मेनिंजाइटिस में क्या होता है, आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी उन मेम्ब्रेन में जो आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास है, और ये मेनिनगो कोकेमिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक सीवियर ब्लड इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट पे ट्रांसमिट होंगे। ठीक है, जैसे किसिंग के टाइम पे, कफिंग के टाइम पे, स्नीजिंग के टाइम पे, मतलब कि अगर कोई पास में है और आप किसी भी तरीके से ड्रॉपलेट्स उसकी बॉडी में चली जाती है, इन्फेक्शियस पर्सन की ड्रॉपलेट्स जो हैं किसिंग के थ्रू, कफिंग के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू चली जाती है सामने वाले इंसान की बॉडी में, एक हेल्दी बॉडी में, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, और उसके बाद एंटीबायोटिक्स की हेल्प से इसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली ना वो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, किस टाइप का पैथोजन है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, केएफडी के बारे में देख लेते हैं। केएफडी को ही मंकी फीवर भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जूनोटिक वायरल
हेमोरैगिक फीवर इससे आपको देखने को मिलेगा प्राइमरीली। अभी ये कर्नाटका में आपको देखने को मिलती है ये प्रॉब्लम। ठीक है, एक मंकी फीवर है, वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज का मतलब क्या होता है, वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है। जो मोर्टालिटी रेट है वो 2 से 10% है, मतलब 100 लोगों को होता है तो उसमें से 2 से लेकर 10 लोग तक ही क्या होंगे, मतलब कि उनकी डेथ होगी। प्लस कोई भी स्पेसिफिक क्योर अभी तक इसका एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा रोडेंट्स, जैसे कि रोडेंट्स का मतलब है चूहे हो गए और ये सब हो गए, इनके थ्रू या फिर मंकीज के थ्रू आपको ये स्प्रेड होता हुआ दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिर वही बात है कि ये आपके कुछ पॉइंटर्स हैं। ठीक है, ये पॉइंटर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, कुछ नई स्पीशीज है, बस किस चीज़ से रिलेटेड वो नई स्पीशीज है ये आपको पढ़ना है, एक बार पढ़ लेना आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपका एग्जाम से पहले ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैंने आपकी पूरी करंट अफेयर्स को पूरा कर दिया इन्वायरमेंट की। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।